हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित साहू फिजिक्स। आज हम एसीएफ का कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं? धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिसिटी भी कंप्लीट कराया आपका, उसके पहले प्रकाश का टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? तो नाम से पता है, धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना, क्या कहलाता है? धारा का चुंबकीय प्रभाव। यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना। अगर मान लो ये चालक तार है, इसमें विद्युत धारा क्या कर रहे हो? प्रवाहित कर रहे हो, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाएगी? धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना भाई, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है? धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। इतना क्लियर हुआ? तो किसी भी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की जो घटना है, इसी घटना को ही बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे विद्युत धारा के कारण क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इतना क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, ओस्टेट का एक्सपेरिमेंट या ओस्टेट का प्रयोग। तो ओस्टेट नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? एक प्रयोग किया था। क्या किया था? प्रयोग किया था, ओस्टेट्स एक्सपेरिमेंट। इसने प्रयोग करके पता लगाया था कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कि नहीं है। तो इन्होंने 3 तरीके का प्रयोग किया। पहला प्रयोग उन्होंने किया कि एक बैटरी लिया, अब इस बैटरी से स्विच के थ्रू किसी चालक तार को कनेक्ट कर दिया। मान लो ये चालक तार क्या है? ए बी है। अब पहली कंडीशन में स्विच को क्या रखा उसने? ऑफ रखा, और यहाँ पे क्या बना दिया? एक इस तरीके से मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई। क्या बना दिया यहाँ पे? चुंबकीय सुई। ये क्या है? चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई है। तो उन्होंने 3 तरीके का प्रयोग किया। तीनों प्रयोग में अलग अलग प्रयोग किया। पहली कंडीशन में क्या किया? बैटरी लगाया और स्विच को क्या किया? ऑफ कर दिया, ऑफ कंडीशन में रखा। ठीक है। दूसरा प्रयोग उसने किया, फिर से उसने एक बैटरी लिया, अब इस कंडीशन में उसने क्या किया? स्विच को ऑन कर दिया, ऑन कंडीशन में रखा। ठीक है, और स्विच को ऑन कंडीशन में रखा और यहाँ पे लगा दिया ए बी कंडक्टर, चालक लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाया उसने? एक चुंबकीय सुई फिर से लगाया। अब उसने देखा कि चुंबकीय सुई क्या हो रही है? घूमने लगी, रोटेट होने लगी, डिफ्लेक्शन, इसमें विक्षेप होने लगा। चुंबकीय सुई में क्या होने लगा? विक्षेप होने लगा, डिफ्लेक्शन होने लगा। समझ में आ गया? ये सेकंड प्रयोग किया उसने। बाद में इसका देखेंगे कि इसने क्या बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। अब उसने क्या किया? थर्ड प्रयोग में क्या किया? अब बैटरी का जो पोलैरिटी है उसको चेंज कर दिया, प्लस माइनस को। ठीक है, चेंज करने के बाद फिर से स्विच को उसने क्या किया? ऑन रखा। स्विच को क्या रखा? ऑन कंडीशन में ही रखा। ठीक है, अब उसने देखा कि जो डिफ्लेक्शन की दिशा है, या बोल सकते हैं विक्षेप की दिशा, वो क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या था? बैटरी हमने लगाया, यहाँ पे स्विच को क्या रखा? ऑफ कंडीशन में रखा, तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो धारा प्रवाहित नहीं हुई तो कोई भी इसमें क्या हुआ? विक्षेप दिखाई नहीं दिया। मतलब नो करेंट, नो डिफ्लेक्शन, नो करेंट, नो डिफ्लेक्शन। क्योंकि चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन अगर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है। अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो अब धारा प्रवाहित नहीं करोगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि पढ़े हैं धारा के कारण क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये पहला। दूसरा, अब उसने क्या किया? ऑन कंडीशन रखा, तो यहाँ से क्या होने लगी? धारा प्रवाहित होने लगी। ठीक है, तो जैसे ही धारा प्रवाहित होने लगी तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। उस चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न में कौन आया? चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक नीडल। तो उसमें क्या दिखाई दिया उसको? डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। कैसा डिफ्लेक्शन दिखाई दिया? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा दिखाई दिया? एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन उसमें क्या किया? दिखाई दिया। अब उसने क्या किया? बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी, है ना भाई। प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को क्या कर दिया? प्लस। अब धारा इस तरफ से प्रवाहित होने लगेगी। अब धारा का जब दिशा परिवर्तित होती है तो ये चुंबकीय सुई का विक्षेप की दिशा भी क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज से कैसी हो गई? क्लॉकवाइज हो गई। समझ में आ गया? तो इस प्रयोग से ये पता चलता है कि अगर किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उसी चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने के कांटेक्ट में कौन आता है? चुंबकीय सुई आता है।
और चुंबकीय सुई जैसे इसके कांटेक्ट में आता है तो वो भी क्या होता है, अपने में डिफ्लेक्शन दिखाने लगता है। तो इसे समझ में आता है कि चुंबकीय सुई डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। समझ में आ गया। तो इसमें हमने दो चीज़ पता लगा लिया। पहला चीज़, धारा के कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। पहला, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, पहला पॉइंट, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमने पता लगाया, धारा की दिशा परिवर्तित करने से, धारा की दिशा परिवर्तित करने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है, भी परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। समझ में आ गया। क्या बताया मैंने कि किसी भी चालक तार में अगर आप धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और अगर धारा की दिशा को बदलते हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो ये था धारा का चुंबकीय प्रभाव का पॉइंट, जिसमें ये था ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट। तो ऑस्टेट नाम के साइंटिस्ट ने क्या प्रयोग किया, पहला, बैटरी कोई भी धारा प्रवाहित नहीं की, ऑफ रखा, तो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ। और जैसे ही धारा प्रवाहित किया उसके चारों तरफ क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। कैसे पता चला, तो विक्षेप से। किस में, विक्षेप में, चुंबकीय सुई में। फिर धारा की दिशा को परिवर्तित करता है तो विक्षेप की दिशा भी क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। इससे समझ में आता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो चुकी है, परिवर्तित हो चुकी है। समझ में आया इतना। अब देखते हैं राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, अगर मान लो ये दाहिना हाथ है, अपन इस तरीके से लेकर चलते हैं, अंगूठे को अपने को कहाँ रखना है, धारा की दिशा में। याद कर लीजिए, अंगूठा कौन सी दिशा में होना, थंब कौन सी दिशा में होना चाहिए, धारे की दिशा में, धारे की दिशा में, डायरेक्शन ऑफ करेंट, धारे की दिशा में होना चाहिए। ठीक है। और जो कर्लिंग फिंगर है, मुड़ी हुई उंगलियां हैं, कर्लिंग फिंगर, तो जो कर्लिंग फिंगर का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, कर्लिंग फिंगर जो डायरेक्शन होगा वो किसको शो करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, की दिशा को प्रदर्शित करेगा, मतलब बताएगा कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा। कैसे, देखिए ध्यान से, अगर मान लो ये चालक है, इस चालक में नीचे से ऊपर की तरफ धारा क्या हो रही, प्रवाहित हो रही है, इस तरीके से। तो थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मतलब जो अंगूठा है वो किसको शो करेगा, धारा की दिशा में। ये हो गया। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, देखिए, कर्लिंग फिंगर, मुड़ी हुई उंगलियाँ ऐसा घूम रही है ना, ऐसा घूम रही है, तो कैसा होगा, इस तरीके से इसका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। समझ में आ गया। अगर ये धारा कहाँ प्रवाहित हो रही है, मान लो नीचे की तरफ हो रही है, तो नीचे की तरफ मतलब ऐसा हो गया, तो मुड़ी उंगलियाँ कैसे शो कर रही है, इस तरीके से, तो धारा की दिशा कैसी होगी, इस तरीके से होगी। समझ में आ गया। इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था एसीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है। मान लो ये क्या है, एक चालक तार है, इसमें आई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कैसा होगा, इस तरीके से होगा, आप देख सकते हैं। और इसकी दिशा कैसी होगी, देखिए ध्यान से, ये देखिए ऐसा, यहाँ से बाहर निकल और यहाँ से क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, तो यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से अंदर जाएगा। बाहर मतलब यहाँ से डॉट से शो करेंगे, अंदर जा रहा है मतलब क्रॉस से शो करेंगे। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकल और यहाँ से अंदर, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। समझ में आ गया। तो जब इसको ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसा, वामावर्त। कैसा दिखाई देगा, वामावर्त दिखाई देगा। समझ में आ गया। काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज को। ठीक है। और अगर धारा क्या हो रही है, नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो देखते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे, धारा अगर नीचे की तरफ ऐसा हो गया, इस तरीके से, है ना, ऐसा हो जाएगा इस तरीके से नीचे की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न हो जाएगा, इस तरीके से, ऐसा, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है इस तरीके से क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, अंदर। बाहर निकल रहा है, यहाँ पे डॉट ले लिए, और जहाँ अंदर जा रहा है वहाँ पे क्या ले लिए, क्रॉस। तो जब ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये ऊपर से जब देखेंगे तो क्लॉकवाइज कैसा दिखाई देगा, क्लॉकवाइज अपने को दिखाई देगा। क्लॉकवाइज मतलब होता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल से कि किस तरीके से अपन डायरेक्शन इसका निकाल सकते हैं। तो जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उसकी दिशा अपने को जब निकालना है तो किसका उपयोग कर सकते हैं अपन, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का, राइट हैंड थंब रूल का उपयोग कर सकते हैं। इतना समझ में आया।
चलिए देखते हैं ACF 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर एक विद्युत धारा बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। देखिए यहाँ पे कौन सा, अगर आपको विद्युत धारा की दिशा दी है तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल पढ़े हैं, है ना। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है, पृष्ठ के लंबवत है, तो लंबवत है मतलब अंदर की ओर गुड़ है, अंदर की ओर मतलब इस तरीके से। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी अपने को निकालना है। तो ये लंबवत हो गई, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखिए, ये लंबवत, ये ऐसा नीचे जाएगा, तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। कर्लिंग फिंगर नीचे से ऐसा इस तरीके से बाहर जाएगा, समझ में आ गया, ये ऐसा। कर्लिंग फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो जो कर्लिंग फिंगर है, मुड़ी हुई उंगलियाँ, किसको शो करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो इस तरीके से देखिए, ये ऐसा और ये ऐसा घूमेगा ऐसा नीचे की तरफ, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ से ऐसा होती हुई बाहर जाएगी, ये इस तरीके से। तो ये कैसी घूम रही है, घड़ी की सुई की दिशा, जिसको बोलते हैं क्या, क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, देखिए दक्षिणावर्त। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो सिंपल फंडा, इसीलिए मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं चुंबकशीलता की, परमिबिलिटी के। तो परमिबिलिटी या चुंबकशीलता क्या होती है, किसी माध्यम से कितनी बल रेखाएं गुजर सकती है, उसकी शक्ति, मतलब गुजरने की जो शक्ति है, बल रेखाओं की गुजरने की जो शक्ति है किसी माध्यम से, क्या कहलाती है, चुंबकशीलता कहलाती है। इसको 3 तरीके से प्रदर्शित करते हैं, म्यू ज़ीरो और म्यू आर। इतना क्लियर हुआ। म्यू को बोलते हैं क्या, निरपेक्ष चुंबकशीलता, निरपेक्ष चुंबकशीलता, या बोल सकते हैं क्या, इसको क्या बोल सकते हैं, और चुंबकशीलता, निरपेक्ष चुंबकशीलता को परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट होता है वायु या निर्वात में चुंबकशीलता, वायु या निर्वात में चुंबकशीलता, निर्वात में चुंबकशीलता। इतना क्लियर हुआ। या बोल सकते हैं परमिबिलिटी ऑफ द एयर और वैक्यूम, ठीक है। और म्यू आर जो होता है वो होता है क्या, आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता। समझ में आ गया, जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको पढ़ाने का मतलब ये था कि इससे ACF से क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। अब इसमें जो म्यू आर होता है, जो रिलेटिव परमिबिलिटी, आपेक्षिक चुंबकशीलता, वो क्या होता है, म्यू और म्यू नॉट के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अब म्यू और म्यू नॉट की इकाई क्या होती है, तो म्यू नॉट और म्यू नॉट की इकाई होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है, और एक होता है हेनरी पर मीटर होता है। तो ये दोनों की क्या होती है, इकाई होती है। अब दोनों की इकाइयाँ सेम है, तो इकाइयाँ सेम होगी तो इसकी इकाई क्या आ जाएगी, तो ये कौन सी राशि हो जाएगी, विमाहीन राशि, विमाहीन राशि हो जाएगी, जिसका कोई मात्रक नहीं है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था ACF के यहाँ पर, ठीक है। तो ये कौन सी राशि थी, इसको जानने के लिए अपने को ये जानना जरूरी था। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ से जब म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, म्यू नॉट म्यू आर आ जाएगी। इतना क्लियर हो, तो ये संबंध आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पर म्यू नॉट का जो मान होता है, म्यू नॉट का मान जो होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, इसकी वैल्यू है। किसकी, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। तो ये कहलाती है क्या, चुंबकशीलता। इतना क्लियर हुआ। इतना अपने को बेसिक जानकारी इसकी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं ACF 2016 का एक क्वेश्चन। इसमें पूछा है सापेक्षिक चुंबकशीलता की इकाई है, सापेक्षिक चुंबकशीलता की इकाई क्या है, हेनरी पर मीटर, हेनरी पर वर्ग मीटर, विमाहीन राशि है, इनमें से कोई नहीं। थ्योरी में भी मैंने आपको बताया था। तो सापेक्षिक चुंबकशीलता मतलब होता है रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर। ये जो होता है वो होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट, है ना। अब ये दोनों की इकाइयाँ क्या होती, मैंने बताया था हेनरी पर मीटर भी होती है, न्यूटन पर एम्पियर भी होती है। दोनों की इकाइयाँ क्या होती है, सेम होती है। तो सेम हो जाएगी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कौन सी राशि बन जाएगी, विमाहीन राशि। क्या बन जाएगी, विमाहीन राशि बन जाएगी, मतलब इसकी कोई इकाई नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा विमाहीन राशियाँ, क्योंकि म्यू का भी क्या होता है, हेनरी पर मीटर होता है, म्यू नॉट का भी क्या होता है, हेनरी पर मीटर होता है। या बोल सकते हो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इसका भी क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो म्यू आर क्या आ जाएगा, कोई इकाई नहीं आएगी, कोई इकाई नहीं आती, उसको अपन बोलते हैं विमाहीन राशियाँ। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा विमाहीन राशियाँ का। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन। अब बात करते हैं अनंत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, कि एक अपने पास क्या है, मान लो एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिससे आई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। और कैसी स्ट्रेट कंडक्टर है
अनंत लंबाई की क्या है, एक धारावाही चालक है। इसमें आई धारा क्या हो रही है, धारावाही के ऊपर, कि इसमें धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। अब देखिए राइट हैंड से यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाता है, मान लो चुंबकीय क्षेत्र। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से बाहर की तरफ होगा आउटवर्ड, और यहाँ पे कैसा होगा, इनवर्ड। आउटवर्ड डॉट लगा दिए, इनवर्ड्स मतलब अंदर की तरफ क्रॉस लगा दिए। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से जब बाहर की तरफ निकल रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, इससे चारों तरफ क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। उसी चुंबकीय क्षेत्र का अपने को क्या निकालना है, मान निकालना है। तो मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है वो कितनी त्रिज्या का, कितनी दूरी पर उत्पन्न हो रहा है, आर दूरी पर, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी बन गई, आर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कितनी त्रिज्या तक उत्पन्न हो रहा है, आर त्रिज्या पर उत्पन्न हो रहा है। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला आता है वो आता है B = μ0I अपॉन होता है 2πr। क्या होता है, B = μ0I, आई आपको दिया रहेगा, आर इसकी क्या है, रेडियस है। मतलब बोलेगा कि 5 मीटर की दूरी पर कितना इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो यहाँ पे 5 पुट कर देना। 6 मीटर की दूरी पर तो 6 पुट कर देना। 10 सेंटीमीटर पर तो 10 पुट कर देना। 2 सेंटीमीटर पर तो 2 पुट कर सकते हैं। यहाँ से निकाल सकते हैं क्या का, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी को ऐसा भी लिखते हैं, B = μ0 2I अपॉन 4πr। 2/2 का मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि μ0 अपॉन 4π क्या होता है, 10⁻⁻7 होता है, या 4π का जो मान होता है सीधा सीधा आप डायरेक्ट रख सकते हो, या μ0 का जो मान होता है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, 4π × 10⁻⁻7 डायरेक्ट पुट कर सकते हो यहाँ पे चाहो तो, या इसको 2/2 का मल्टीप्लाई करके ऐसा बना सकते हो। तो आपकी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनंत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो आपको किस में टिक लगाना है, ये वाले ऑप्शन में टिक लगाना है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे दे सकता है, इसलिए मैंने 2/2 को मल्टीप्लाई करके भी आपको बता दिया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था न्यूमेरिकल के रूप में। ACF 2017 का एक क्वेश्चन देखते हैं। 5 बहुत लंबे सीधे पृथक तारों को एक साथ बांधकर, 5 तार है सबसे पहले, दोनों को सबको मिला के पाँचों को इस तरीके से एक केबल बनाया गया है। ठीक है, एक केबल जिसमें से कुल धारा कितनी प्रवाहित होगी, मान लो आई धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, केबल के मध्य से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, ये दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो इस तरीके से देखिए, तो ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस तरीके से गोल गोल। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, ये अपने को निकालना है यहाँ से, है ना, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। मतलब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं आई का मान क्या होगा। तो आई मतलब होती है कुल धारा, आई क्या होती है, कुल धारा होती है। तो कुल धारा कितनी हो जाएगी, 20 प्लस माइनस, ये बीजगणितीय योग निकाल लेते हैं सबका, प्लस 12 प्लस -7 फिर प्लस 18। ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे तो देखिए 20 और 12 32, 32 और 18 कितना हो जाएगा, 50 एम्पियर। और 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। तो ये कितना आ गया, आई का मान यहाँ से आ जाएगा 37 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पे किसका मान, आई का मान। तो यहाँ से किसका मान निकल गया, कुल धारा का मान निकल गया। अब देखिए आर कितनी दूरी पे निकालना है, तो आर का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में जब लिखेंगे 10 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो ये आई और आर का मान निकल गया। अब आई और आर का मान निकाल लिए, अब किसका मान निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है B = μ0I अपॉन 2πr। ये सूत्र होता है, अपन पढ़े हैं, किसके लिए, लंबे रिजिरो की वार के लिए, अनंत लंबाई की, उसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है μ0I अपॉन 2πr होता है। इतना क्लियर हुआ, ये पढ़ चुके हैं अपन। तो यहाँ से μ0 का मान हो जाएगा 4π × 10⁻⁻7, आई का मान कितना आया 37, और अपॉन हो जाएगा 2π, और यहाँ पे आर का मान कितना आया है 10 × 10⁻2। तो ये 2π 4π के साथ 2 बार जाएगा, है ना। फिर 37 दूनी क्या होता है, 37 × 2 74 होता है, इंटू 10⁻⁻7, ये -2 पर आके +2 हो जाएगा। तो ये -7 + 2, और यहाँ 1 है तो ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 74। अब देखिए 7 और 1 8, 8 में से 2 गया तो 6, इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो ये किस में आएगा, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई होती है वो क्या होती है, चलिए यहाँ पे बता देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई होती है वो क्या होती है, ऐसा इकाई टेस्ला होती है। क्या होती है, टेस्ला होती है। और इसी को लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय फ्लक्स के सूत्र से आता है, इसको अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई होती है वो क्या होती है, टेस्ला होती है, जिसको बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे टेस्ला में क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी को लिख सकते हैं, इस ऐसा तो ऑप्शन में कुछ दिया नहीं है। तो 74 और 10⁻⁻6 होता है माइक्रो।
तो ये हो जाएगा 74 माइक्रो टेस्ला। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला ऑप्शन 74 माइक्रो टेस्ला। तो समझ में आ गया। तो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने का मतलब यही था कि ताकि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। एक लंबे तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार है, इसमें आई का मान दिया है 1 एम्पियर, है ना। तो यहाँ से 1 एम्पियर की धारा मतलब आई का मान दिया है कितना, 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वायु में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। मान लो इसका ये चुंबकीय क्षेत्र है, इससे कितना दूरी बोल रहा है, आर का मान दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर। मतलब आर की वैल्यू दी हुई कितनी, 1 × 10⁻⁻² मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, ये अपने को निकालना है। सबसे पहले देखिए लंबे तार मतलब रिज्जुरेखी तार वाला केस आ गया, लंबा तार है ना। तो रिज्जुरेखी तार वाला जो लंबा तार होता है, स्ट्रेट कंडक्टर, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है μ0I अपॉन होता है 2πr। इतना क्लियर है। μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷, आई 1 एम्पियर दी हुई है, और आर की वैल्यू मतलब यहाँ पे 2π रख देते हैं, और आर की वैल्यू दी हुई 1 × 10⁻², ये दी हुई है अपने को। यहाँ से जब कैंसिल करेंगे पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 × -7 + 2 हो जाएगा ऊपर जाके ये, तो -7 + 2 10⁻⁵, और चुंबकीय क्षेत्र इसलिए इसकी इकाई हो जाएगी टेस्ला। तो इस तरीके से अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कैरिंग करेंट। मतलब एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, जिसमें से क्या हो रही है, आई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो अगर इसमें से आई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है सर्कुलर कॉइल से, तो इस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा केंद्र पे अपने को निकालना है। देखिए जैसे इस तरीके से आई धारा क्या हो रही है, यहाँ से प्रवाहित हो रही है इस तरीके से, है ना, यहाँ पर। तो आई धारा देखिए ऐसा इस तरीके से ना, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे हो, यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पे कैसा होगा, अंदर जाएगा। देखिए कहीं से पकड़ के देख लीजिए आप इस तरीके से, तो यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ पे कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। तो इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा ये अपने को निकालना है। मान लो इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, मान लो इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। तो यहाँ से आई धारा प्रवाहित हो रही है और उसकी त्रिज्या कितनी, मान लो आर है। तो इस कंडीशन में इसका जो सूत्र होगा वो होगा B = μ0 I अपॉन आ जाएगा 2r आ जाएगा। B = μ0 I अपॉन 2r। अगर मान लो इसमें फेरों की संख्या n है, फेरों की संख्या मान लो कितनी है, यहाँ पे n है, क्या लेके चल रहा है, n लेके चल रहा है। जैसे 1 वायर है, 2 वायर है, 3 वायर है, ऐसे कितने वायर है, n वायर है। तो n वायर के लिए हो जाएगा μ0, यहाँ n का गुणा कर देंगे, ni अपॉन 2r। समझ में आ गया। तो एक वायर के लिए जो फार्मूला होता है μ0 I अपॉन 2r, और 2 वायर हो जाएगा तो n के प्लेस में क्या पुट कर देना, 2 पुट कर देना। तो n वायर के लिए सूत्र हो जाएगा μ0 ni अपॉन 2r। तो पिछले बार हो सकता है लास्ट ईयर और लंबे वायर का चुंबकीय क्षेत्र पूछा था, तो इस बार हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो कितना होगा, B = μ0 I अपॉन 2r होता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक समतल वृत्ति कुंडली का व्यास 10 सेंटीमीटर है। एक वृत्ति कुंडली है इस तरीके से, है ना, वृत्ति कुंडली है, इसका जो व्यास है वो कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया है, ये पूरा व्यास यहाँ से। तो मेरे को क्या चाहिए, इसका दूरी चाहिए केंद्र से, है ना भाई, हमारा सूत्र जो बना हुआ है। तो व्यास अगर 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, व्यास की आधी हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 10/2 कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 5 × 10⁻²। फेरों की संख्या 25 है, मतलब n का मान दिया हुआ है कितना, 25। इतना क्लियर है। यदि इसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब आई का मान दिया कितना, 4 एम्पियर। इसमें जो धारा है वो कितनी प्रवाहित हो रही है, मान लो यहाँ से जा रही है और यहाँ घूम के वापस आ रही है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे धारा का मान दिया कितना, 4 एम्पियर। तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तो अपन पढ़े हैं B का मान होता है μ0 I अपॉन 2r, ये हमारा सूत्र है, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ फेरों की संख्या दी हुई है, तो एक फेरों की संख्या के लिए ये सूत्र होता है। तो n फेरों की संख्या के लिए क्या करेंगे, n का यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो B बराबर हो जाएगा μ0 ni अपॉन 2r। अब यहाँ देखिए μ0 का मान अपने को पता है 4π × 10⁻⁷। n की वैल्यू कितनी दी हुई है, n 25। I का मान दिया हुआ है कितना, 4 एम्पियर, और नीचे डिवाइडेड बाय 2r, 2 × r का मान कितना है, 5 × 10⁻²। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, है ना भाई। 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये 2 है ना,
अब ये 5 पंचे 25 यहाँ पे कैंसिल हो गया है ना, फिर 5 दूनी 10 और 10 चौक 40 है ना भाई, 10 चौक 40 हो गया, ये 40, पाई का मान 3.14 है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 की पावर -7, 10 की पावर -2 पर जाके +2, 10 की पावर क्या हो जाएगा -5, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 126, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.00 जो भी है इंटू 10 की पावर -5 हो जाएगी, और जब इसको एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.26 इंटू यहाँ पे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी -3, और चुंबकीय क्षेत्र है इसलिए इसकी इकाई क्या हो जाएगी, टेस्ला, क्या हो जाएगी, टेस्ला। देखते हैं ऑप्शन है 1.26 इंटू 10 की पावर -3 किसी में आएगा इसमें, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, बी वाला आपका सही होगा। अब देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बोलता है। तो इसमें सबसे पहले अपने को 3 उंगलियों को याद करना पड़ेगा। पहला है फर्स्ट फिंगर मतलब ये पहली वाली उंगली है ना बाएं हाथ की। सेकंड मिडिल फिंगर, ये वाली उंगली मिडिल फिंगर, और लास्ट में है क्या, थंब, अंगूठा, थंब। तो इसमें जो फर्स्ट फिंगर होगा वो किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मिडिल फिंगर धारा की दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। और जो थंब है, अंगूठा है, वो तब किसको प्रदर्शित करेगा, फोर्स के डायरेक्शन को। फोर्स मतलब बल की दिशा को, बल की दिशा। और ये हो गया धारा की दिशा, और ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो अब इसका भी नियम है पकड़ने का, कैसे अपने को किस तरीके से अपने को सेट करना पड़ेगा। तो अपने को क्या करना है, लेफ्ट हैंड की उंगलियों को क्या करना है, स्ट्रेच करना है, फैलाना है इस तरीके से। तीनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट फिंगर होगा वो किसको शो करेगा, फर्स्ट फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और जो मिडिल फिंगर होगा वो किसकी प्रदर्शित करेगा, धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और जो अंगूठा होगा वो बताएगा कि किस दिशा में बल लग रही है। समझ में आ गया। तो बल की दिशा के निकालने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और यहाँ पे क्या है, धारा की दिशा है। अब बोलेगा कि यहाँ पे जो बल की दिशा है वो क्या होगी, तो चेक करते हैं। देखिए इस तरीके से है ना, पहली जो फिंगर है वो किसको शो कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इस तरीके से हो गया। और ये इसको कहाँ रखना है, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा मतलब ऐसा हो गया। तो बल कहाँ लगेगा, बल कहाँ लगेगा, आपकी तरफ लगेगा। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा की दिशा, और बल कहाँ लगेगा, आपकी तरफ लगेगा। तो यहाँ पे ऐसा बना सकते, बल जो होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा, इस तरीके से 90 डिग्री पर। समझ में आ गया। तो ये था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर कोई एक आवेश है, क्यू आवेश, जो किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में वी वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। वी वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस पर कितना बल लगेगा वो अपने को निकालना है। मतलब यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, ये अपने को चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए इसी को बोला जाता है एक और नाम, लॉरेंज बल। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, लॉरेंज बल का सूत्र है, 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा। तो लॉरेंज बल का सूत्र क्या हो जाएगा, F = हो जाएगा QVB sin थीटा। और जो ये थीटा है वो किसके किसके बीच का कोण है, V और B के बीच का कोण है। वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का क्या है, कोण है। तो यहाँ से जब इसको निकालेंगे तो F = हो जाएगा VQ V वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, क्योंकि साइन थीटा लगा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब 2 सदिशों का सदिश गुणनफल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया, वेक्टर F = Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। तो इसको चेंज करके ऐसा ऑप्शन में पूछ सकता है, तो आपको ये वाले में क्या करना है, टिक लगाना है। तो ये है लॉरेंज बल का फार्मूला, सूत्र। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि आवेशित कण की गति चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होनी चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। आवेशित कण की जो गति होती है, कण की गति जो होती है वो क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र के क्या होती है, लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, लंबवत होती है। तो ये हो गया क्या, किसी भी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल क्या होता है, F = QVB sin थीटा। और वेक्टर फॉर्म में देखेंगे सदिश रूप में तो क्या हो जाएगा, वेक्टर F = Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। इतना क्लियर हुआ। तो एक बार देख लीजिएगा, इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल।
फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो भी धारावाही चालक है, मान लो एक धारावाही चालक है ए बी लेके चलते हैं, इस पे आई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। आई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, और यह किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा होगा तो इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। क्या लगेगा, बल। और मान लो इस धारा और इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा है। ठीक है, तो अगर ये धारावाही चालक कहाँ रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है और क्या है, यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे धारा, चुंबकीय क्षेत्र भी और साथ में क्या, धारा भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बोलता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र आपके पास है और साथ में क्या, धारा है, तो उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो उस बल का मान क्या होगा, मान लो इस चालक की लंबाई कितनी है, एल है। कितनी है, एल। तो यहाँ पे जो लगने वाले बल का फार्मूला होता है वो होता है F = ILB क्या होता है, साइन थीटा। जो थीटा होता है वो एल और बी के बीच का क्या होता है, कोण होता है। समझ में आ गया। और इसी को जब वेक्टर रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर F = I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। इसका एक छोटा शॉर्टकट दे सकते हैं अपन, किसी आवेश पर, भाई आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती, धारा। तो आवेश पे कितना बल लगता है, QVB साइन थीटा लगता है ना भाई। और Q क्या होता है, I × T, धारा गुणित समय होता है, पढ़े हैं। तो F = क्या हो जाएगा, I × T VB साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे T और V वेग गुणित समय क्या होता है, दूरी। तो कितनी दूरी होगी, तो यहाँ पे कितनी दूरी होगी, L। तो यहाँ पे F का मान आ सकता है क्या, ILB साइन थीटा। तो इस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल आप इसको याद रखेंगे, F = ILB साइन थीटा। किसका मान है, लगने वाले बल का, किसी धारावाही चालक का। और ये किस पे था, आवेश पर लगने वाला बल। तो आवेश पर लगने वाला बल QEB साइन थीटा होता है, और धारावाही चालक पे लगने वाला बल क्या होता है, ILB साइन थीटा होता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो दोनों से क्वेश्चन या फार्मूला एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 सेंटीमीटर लंबे एक तार में, तार की लंबाई दी हुई 50 सेंटीमीटर, 50 × 10⁻² मीटर। ठीक है, 300 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब आई का मान दिया हुआ है 300 मिली एम्पियर, 300 × 10⁻³ हो जाएगा, मतलब -3, 300 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि तार 10 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, बी का मान दिया है 10 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा जाए तो तार पर लगने वाले बल का परिमाण होगा। तो ये F का मान अपने क्या करना, निकालना। लंबवत रखा जाए मतलब आप देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़े हैं अपन, है ना। क्या बोलता है, ये किसको शो करता है, चुंबकीय क्षेत्र को, ये धारा की दिशा को, और ये बल को। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा इसके अनुसार से देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन ILB लंबाई है ना, तो दोनों का क्या है, लंबवत रखा गया है। तो उसके अकॉर्डिंग कितने डिग्री पे होता है, 90 अंश पे होता है। अपन पढ़े ना भाई, चुंबकीय क्षेत्र के क्या होती है, लंबवत होती है। तार जो है, तार अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है, इसका मतलब लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण होगा कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक तार में इतना एम्पियर की धारा, मतलब ये कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे, धारावाही चालक पे लगने वाले बल का सूत्र लगेगा। धारावाही चालक पे लगने वाले बल का सूत्र क्या होता है, F = ILB क्या होता है, साइन थीटा होता है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए I का मान कितना दिया है, 300 × 10⁻³ लंबाई कितनी दी हुई है, 50 × 10⁻², 50 × 10⁻², और चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है कितना, 10 टेस्ला 10, और साइन थीटा हो जाएगा साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए 5 × 15, ये 15, 2 0 और एक और 0 लग जाएगा, 3 0 है ना, 10⁻⁵ होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे एक 10 और है, तो एक 10 और है, तो इसको 0 और बढ़ा दो एक, है ना। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए इसी वजह से 1.5 न्यूटन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10⁻1 2 3 4 5, 10⁻+5, इसके साथ 0 हो जाएगा। तो F का मान कितना आ जाएगा, 1.5 न्यूटन। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। इतना क्लियर है। उम्मीद है आप लोग को आज का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोशिश करते रहिए, न्यूमेरिकल बनाते रहिए, कंसेप्ट को भी पढ़ते रहिए। मैंने बताया ना, अगर न्यूमेरिकल आपको बनाना है फिजिक्स में सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं कंसेप्ट पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और न्यूमेरिकल को आप आसानी से बना सकिए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूँगा जनरेटर, मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
थैंक यू सो मच।